गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पोल रिजल्ट मैंने अभी नहीं बनाया, कोशिश करूंगी कि अगली क्लास तक आपको पोल रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, ये जो हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके जो आलेख होते हैं, इसके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि दो रेखाएं होंगी, क्योंकि हम युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी? पहले तो हम अपने ग्राफ को बनाएंगे ऐसे, और इसमें जो है वो जब ग्राफ बनेगा तो कितनी रेखाओं से बनेगा? तो दो रेखाओं से बनेगा। जैसे कि एक रेखा ये वाली आई और दूसरी रेखा मान लो ये वाली आई। ठीक है, तो इस तरह के कितने ग्राफ बन सकते हैं? कितनी तरह के ग्राफ हमने सीखे थे वो बताओ। ठीक है, कौन कौन से? प्रतिच्छेद, ठीक है, समानांतर, संपाती। ओके और 3 केसेस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, कोई बताएगा? दो रेखाएं आपस में क्या करेंगी? अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वो कैसी होंगी? एक हल होगा मैम। हल तो एक होगा, लेकिन होंगी कैसे देखने में? तो क्या होगा, एक दूसरे से एक बिंदु पे टकरा जाएगी। कैसे? तो एक रेखा ऐसी है तो दूसरी रेखा कुछ इस तरह से आएगी कि वो क्या हो, कि वो एक बिंदु पे आके टकरा जाए और यहाँ पर आके क्या हो जाए? प्रतिच्छेद हो जाए। इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं तो हमने सीख लिया। इसके जो है वो एक ही हल होंगे। क्यों एक हल होगा? क्योंकि यहाँ एक ही बिंदु पर ये क्या कर रहा है? एक ही बिंदु पर जो है वो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका एक ही हल होगा। क्योंकि हल कैसे निकालते हैं? हल निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो रेखाएं हैं ये कितने बिंदुओं पर जाके मिल रही हैं। अगला जो केस होता है वो होता है समांतर रेखा का। तो बताओ, समांतर रेखाएं दिखने में कैसी होती हैं? मैम वो कभी मिलती नहीं है। मैम जो एक भी बिंदु पर नहीं टकराती वो तो सीधी चलती जाती है। ठीक है, जो किसी बिंदु पे नहीं टकराती है, अगर एक आपकी जो है वो यहां से जा रही है तो दूसरी भी क्या जाएगी? इसी से जाएगी। ठीक है, तो मतलब दूसरे रास्ते से जाएगी। मान लो एक रेखा आपकी जा रही है ऐसे को, इसे इस तरफ को बिल्कुल सीधी, तो दूसरी रेखा भी इसके समांतर जाएगी। मतलब जैसी इसके टेढ़ी जैसे ये जा रही है वो भी ऐसे ही टेढ़ी जाएगी, लेकिन इनके बीच का जो अंतर रहेगा वो हमेशा ही सेम रहेगा। इनके बीच का जो ये अंतर है ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ और था बाद में कुछ और था। नहीं, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 सेंटीमीटर होगी। इनकी ये दूरी कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको जो है वो समांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि इनका अंतर जो है वो समान होता है। ठीक है, और ये कभी भी आपस में नहीं मिलती। अब जब ये आपस में मिलेंगी ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है इसके कोई हल ही नहीं होंगे। जब ये आपस में मिल ही नहीं रही तो इसके हल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी अगला केस देखते हैं, अगला और आखिरी केस। मान लो आपका ग्राफ ऐसा है और संपाती रेखाएं हैं, तो संपाती रेखाएं दिखने में कैसी होती है? चैट में अगर लिख रहे हो तो मैं नहीं देख पा रही चैट, क्योंकि फोन से ज्वाइन नहीं हो पा रहा। तो अगर आप माइक ऑन करके बोल सकते हो तो जरूर बोलो। क्या बता? कि संपाती रेखा कैसी होगी? सीधी रेखा। सीधी रेखा सीधी रेखा संपाती और जिसपे अनेक हल हो। ठीक है, जिस रास्ते से हमारी पहली रेखा जा रही है उसी रास्ते से क्या होगा? दूसरी रेखा भी जाएगी।
ठीक है, जिस रेखा से जिस रास्ते को पहली रेखा फॉलो कर रही है, जैसे कि मान लो रेखा गई यहाँ से यहाँ को, तो दूसरी रेखा भी ऐसे ही जाएगी यहाँ से यहाँ को, ठीक है। और हम कहेंगे कि कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। और संपाती रेखा की बात करें, क्या हो गया मैम? ये रेखा संगत है या असंगत? ये वाली, आप बताओ इसके हल कितने होंगे? अनेक। अनिष्कल है। अनेक। अब जब अगर इसके हल निकल रहे हैं, अब हल चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले, हमें तो हल से मतलब है ना, हल निकल रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, संगत या असंगत? बताओ। तो इसको हम कहेंगे संगत। क्या कहेंगे? संगत, ठीक है। तो ये संगत होगा क्योंकि इसने हमें हल दिया, अगर हल नहीं देता तो फिर हम इसे असंगत कहते। सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का एक ही हल होता है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे टकराती है तो हल भी इसका एक होगा, और क्योंकि इसने हमें एक हल दे दिया तो इसे हम संगत कहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हल से मतलब है, एक हो चाहे अनेक हो, हल निकलने चाहिए। और इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का क्या होता है? समांतर रेखा का ऐसा होता है कि वो किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती। जब वो किसी बिंदु पे मिल ही नहीं रही तो उसका कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल ही नहीं तो उसको हम कहते हैं कि वो कैसा है, तो वो असंगत है। कैसा है? असंगत है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में सारा पढ़ लिया था। आज इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक ही इसमें ग्राफ भी हमने बता दिया और हमने जो है ये भी बता दिया कि ये कितना कितना कैसे कैसे इसके हल जो है वो निकलेंगे, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। क्या हो गया? कॉपी में उतार दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर आज जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा सीख लिया था, लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी, इसका रिवीजन करना भी जरूरी था, इसलिए ये भी हमने कर लिया, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, तो मैंने आपको बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है कि ये चीजें कैसी होंगी दिखने में। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक इंसान के लिए व्यापक रूप क्या है, तो इंसान के लिए व्यापक रूप है कि दो टांगे हैं, दो बाजू है, एक सिर है, उसमें दो आंखें हैं, नाक है, होंठ है, दो कान है। तो हर देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हमारे इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो सभी दिखने में ऐसे होते हैं। तो उनके व्यापक रूप को दर्शाने के लिए हम बस इतना बता देंगे, पर फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। किसी की नाक मोटी, किसी की नाक लंबी, है ना, किसी का माथा बड़ा, किसी का माथा छोटा, कोई लंबा कोई छोटा, है कुछ भी, मतलब उसमें डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन अगर जनरल देखा जाए, अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो हर इंसान के पास चीजें उतनी ही होंगी जितनी हर एक के पास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है वो 4 कान है, किसी के पास जो है वो 3 आंखें हैं, वैसा नहीं होता। तो वैसे ही इसको भी व्यापक रूप कहा जाता है कि जितने भी समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण का युग्म जितने भी होंगे, वो सभी दिखने में ऐसे ही होंगे। अब वो चीज अलग है कि संख्याएं अलग हो सकती हैं, चर अलग हो सकता है, अचर पद अलग हो सकता है, चिन्ह अलग हो सकते हैं, पर व्यापक रूप की अगर बात करें तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम एक समीकरण युग्म, तो मैंने एक समीकरण युग्म लिखा 5a माइनस 4b जमा 6 बराबर 0, ठीक है। और नीचे मैंने लिखा 5a माइनस 8b बराबर -7। तो मुझे आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है, जो हमारा पहला समीकरण होता है उसकी तुलना हम करते हैं a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c बराबर में 0। अब यहाँ जो x y c लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जगह पे यही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चर है। C का मतलब तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब अचर पद, ठीक है। लेकिन x और y का मतलब ये नहीं होता कि आप जब भी रैखिक समीकरण युग्म लिखो तो आपको x और y ही लिखना है। आप कुछ भी लिखो, आप ABC लिखो, आप CD लिखो, आप EF लिखो, कुछ भी लिखो, x और y का मतलब यहाँ पे है कि बस चर होना चाहिए, संख्या नहीं, ठीक है। चर होना चाहिए, संख्या नहीं, बस इतना ही मतलब है x और y लिखने का।
तो चलिए इसको आगे देखते हैं। और नीचे वाला जो समीकरण है इसको इसकी तुलना की जाती है a2x, ठीक है, a2x जमा b2y जमा c2, अच्छा यहाँ पे c1 नहीं लिखा मैंने, c2 और बराबर में 0। तो पहले समीकरण को देख के a1 c1 और b1 की वैल्यू बताओ। पता नहीं मैम, क्या हो गया? किसकी वैल्यू बतानी मैम? a1 b1 c1। मैम A1 की तो 5 है और B1 की -4 है और C1 की 6 है मैम। a1 की 5, b1 की -4, c1 की 6, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देखो सही है कि गलत तो नहीं, सभी का इतना ही आ रहा है या कुछ और तो नहीं आ रहा है? यस मैम। बताना है क्या? क्या हो गया? दूसरे का भी बताना है क्या मैम? नहीं, अभी दूसरे का नहीं बताना है। चलो इसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो a1 की जगह पर है वो 5 है। a1 की जगह पे क्या है? a1 की जगह पे जो है वो 5 है, b1 की जगह पे जो है वो -4 है और c1 की जगह पर जो है वो 6 है। तो मैं यहाँ पे कोने में लिख दूंगी कि a1 है 5, b1 है -4 और c1 है 6, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो अभी दूसरे का बताना मुझे बिल्कुल ध्यान से कि A2 कितना है, B2 कितना है और C2 कितना है, जिसके लिए आपको मैं एक हिंट देती हूँ। हिंट ये है कि ये अभी अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप हो तब लिखा जाता है जब यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है। जब यहाँ पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब मानक रूप बनता है। तो अभी जो ये चीज है ये अपने मानक रूप में है ही नहीं। तो पहले इसको इसके मानक रूप में लिखने की कोशिश करो, फिर इसकी तुलना व्यापक रूप से करो और फिर अपना आंसर बताओ, ठीक है। फिर बताओ A2 B2 C2 है किसके बराबर? A2 का मैम 5 और B2 का मैम -8 और C2 का मैम 7। ठीक है, C2 का 7 कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे? यस मैम। मैम ये हाँ, माइनस का आता है, ये फुल यहाँ पे आने के बाद प्लस का 7 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि भाई ये जो -7 है ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पे 0 चाहिए। क्या चाहिए? मुझे इसकी जगह पे 0 चाहिए। तो इसको जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से उठा के वापस भेजना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, तभी तो हम यहाँ पे 0 ला पाएंगे। मैंने क्या बताया कि हमें क्या चाहिए था? हमें जो है वो इसकी जगह पे 0 चाहिए। किसकी जगह पे भाई? 7 की जगह पे, -7 की जगह पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 को उठा के इधर भेजना पड़ेगा, तब जाके तो -7 की जगह पे 0 आएगा। तो हमने क्या किया? 5a को 5a ही रहने दिया, -8b को -8b ही रहने दिया, -7 को उठा के इधर भेज दिया, क्योंकि हमें इसका मानक रूप चाहिए था, इसकी जगह पे मुझे 0 चाहिए था, ठीक है। तो -7 को उठा के उधर भेजेंगे तो भाई जमा का 7 बन जाएगा, जमा का 7 बन के बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, अब इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसकी तुलना करो तो आप देख पाओगे A2 5 के बराबर है, B2 -8 के बराबर है और C2 जो है वो 7 के बराबर है, ठीक है। A2 कितने के बराबर है? तो A2 बराबर है 5 के, B2 कितने के बराबर है? तो B2 बराबर है -8 के और C2 कितने के बराबर है? तो C2 बराबर है 7 के। तो जब हमने इस समीकरण को, हाँ, जब हमने इस समीकरण को देखा तो हमें पता चला कि अगर हमें A2 B2 C2 या A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी है तो नंबर 1 हमें ये चीज देखनी है कि क्या हमारा समीकरण मानक रूप में है। अगर तो हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला समीकरण वैसे हमने पिछले कल कर लिया था, पर चलो इसको फिर से कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें मुझे आपने बताना है कि A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है, और आपने बताना है A2 कितना है, B2 कितना है और C2 कितना है।
मैम ठीक है। A1 X मैम A1 की जगह पे कभी विचार नहीं आएगा, हमेशा संख्या आएगी। मैम एक मैम A1 एक और B1 है B1 2 और C1 0। मैम A1 2 है एक और B1 है -2। और C1 0 ठीक है। 0 जो आपने मैम। बताया हाँ वो भी बिल्कुल ठीक था, और जो आपने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे कि A1 तो एक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, जब कुछ लिखा ही नहीं होता तो हम उसको अपनी मर्जी से एक मान लेते हैं। B1 कितना होगा, तो B1 होगा -2, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा है, साइन को कभी मत भूलो। C1 की जगह पे लिखेंगे 0, क्योंकि C1 की जगह पे अगर आप इस 0 को उठा के इधर ले भी आते हो तब भी 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे A2 B2 C2 बताओ चलो। मैम A2 तो है 3 और B2 है 4 और C2 मैम C2 20। -20 मैम। C2 मैम माइनस, बिल्कुल 20। माइनस। देखो ऊपर वाली चीज तो थी अपने मानक रूप में, अपने व्यापक रूप में, लेकिन ये वाली चीज अपने व्यापक रूप में नहीं थी, तो इसको करो। 3x ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का 4y ऐसे का ऐसा रहेगा। ये जो 20 यहाँ बैठा है चाहिए ही नहीं, हमें तो बराबर के बाद 0 चाहिए, तो 20 को उठा के इधर ले आओ, है ना। 20 को उठा के इधर ले आओ तो 20 इधर आके बन जाएगा -20 और इसके बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है। अब हमने देखा तो A2 की वैल्यू, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है ना, इसलिए इसके ABC को 2 लिख रहे हैं। इसके वाले के ABC को 1 लिखा, इसके वाले को लिख रहे हैं 2। तो A2 का मान देखें तो भाई 3 आया, B2 का मान देखें तो 4 आया, और C2 का मान देखें तो 20 आया। कैसा 20, तो -20। ठीक है, तो बस यही है, इतना सही सवाल है आपका, बिल्कुल सिंपल सा। तो अगर आपको अभी पहचानने आ गए हैं कि कैसे कैसे पहचानना है, कैसे कैसे उसको मानक रूप में लेके आना है, तो फिर आप वाइट टाइप, हाँ बोलो बोलो। -20 कैसे आया? देखो -20 का, देखो यहाँ पर जो 20 था ना ये जमा का था, ठीक है। ये कैसा था, बताओ कैसा था, प्लस का प्लस मैम। का प्लस का, का भी। बिल्कुल। तो इसको उठा के जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में। उल्टा, है ना, उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आया -20। ठीक है। मैम पिछली बार यहाँ पे माइनस का था तो उस साइड प्लस का हो गया। पिछली बार इसमें, हाँ यहाँ माइनस का था तो इधर आके जमा का बन गया, है ना। चलो तो बड़े आगे, फिर अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, अब इसको अच्छे से करना। समीकरण 5x जमा 4y जमा 8 बराबर है 0 और 7x जमा 6y बराबर है 0 को व्यापक रूप में लिखो। चलो लिख के बताओ इसको। 5x माइनस का 4y जमा का 8 बराबर में 0 है, और यहाँ पर है 7x जमा का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ये दूसरा समीकरण है। अब मुझे बताओ पहले समीकरण की तुलना किसके साथ की जाती है। A1 मैम, A1 B1 C1। पूरा बोलना है, पूरा बोलना है, सिर्फ A1 B1 नहीं। A1 X प्लस B1 Y प्लस C इज इक्वल टू 0। y प्लस C2 बराबर 0 मैम। बेटा पर हम तो पहले समीकरण की बात करें तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 बाकी सब आएगा। सही बोला, लेकिन 2 नहीं, है ना, 1 आएगा। और नीचे वाले समीकरण की बात करें तो इसकी तुलना किससे करेंगे, A2X प्लस A2 B2Y प्लस C2 इज इक्वल बराबर टू 0। 0। A2x B2y जमा का C2 और बराबर में 0। ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों समीकरण अपने अपने मानक रूप में है। यस मैम। यस मैम। पक्का, सभी को लग रहा है Yes, ऐसा, ma'am. ठीक है। तो फिर बताइए A1 B1 C1 का मान। A1 तो मैम 5 है और B1 -4 है, 8 है मैम। और 8 है, C1 बिल्कुल ठीक है। 8। ठीक है, देखो A1 5, B1 की जगह पे 4 लिखा था पर कैसा था, माइनस का था तो माइनस लगा दिया। C1 की जगह पे 8 लिखा था तो भाई 8 लिख दिया। ठीक है, A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई।
दूसरी बात करते हैं A2 B2 C2 की, तो बताइए। A2 है 7 और B2 है 6 और C2 है -9। बिल्कुल बिल्कुल। A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9, क्योंकि A2 की जगह पे 7 लिख रखा है, B2 की जगह पे 6 लिख रखा है, C2 की जगह पे लिखा है 9। कैसा वाला 9? तो जी माइनस का 9। ठीक है, तो हमने भी लिख दिया माइनस का 9। करेक्ट है। तो चलो अभी आपको क्वेश्चन आएगा पोल में, उसको अच्छे से करना। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अभी पहले मैं एक बार पोल तैयार कर लूं। मैम इसका हाँ बोलो। मैम ये मानक रूप में मतलब इसके रिश्ते हैं तो ये सॉल्व नहीं होंगे आगे? सॉल्व मतलब कैसे? मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा इनमें? नहीं, अभी नहीं निकलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि जो आपका एक रैखिक समीकरण का युग्म होता है, जो एक युग्म मतलब जोड़ा, जो जोड़ा होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, नंबर 1 वो कैसा दिखता है, वो देखने में कैसा होता है। और नंबर 2 कि उसमें से A1 B1 C1 का मान कैसे निकालना है, A2 B2 C2 का मान कैसे निकालना है। सिर्फ इतना सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने का जो आगे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन पोल में करेंगे। ओह मैंने ज्यादा ऑप्शन दे दिए फिर से, रुको 1 मिनट। तो अभी चैट कर देते हैं ऑफ, चैट ऑफ ही है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आपको जो ये 2 समीकरण दे रखे हैं, कैसे समीकरण है ये? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। मतलब आपको ये समीकरण दे रखा है, आपको पूछा है, दिया नहीं है, आपको पूछा है कि क्या ये दिया गया समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो पहले समीकरण मैं लिख लेती हूँ, समीकरण युग्म लिख लेती हूँ, फिर आप डिसाइड करना 2 चर वाला है कि नहीं। ठीक है, पहला समीकरण 10A जमा 15B जमा C बराबर में 0 और दूसरा समीकरण 5A जमा 3B जमा 8 बराबर में 0। अब इसको दोनों को ध्यान से देख लो और देखो कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, क्या ये 2 चर वाला है? अगर आपको लगता है कि हाँ वैसा ही तो है तो ऑप्शन नंबर A पे टिक करो। अगर आपको लगता है कि नहीं वैसा नहीं है तो B पे टिक करो। हाँ बोलो सरुति। भी है तो मैम एक्स वाई को नहीं, अभी आप सिर्फ चर देखो। वही तो मैंने कहा कि हमने जो व्यापक रूप सीखा था ना, उसमें हम एक्स वाई तो लिखते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार एक्स वाई ही आए, कोई भी चर आ सकता है। ठीक है, संख्या की जगह पे संख्या आनी चाहिए, चर की जगह पे क्या चर। करना है मेरे को पता ही नहीं चला। इसमें आपने बस इतना बताना है कि ये जो समीकरण युग्म लिखा है, क्या ये 2 चर वाला है, बस इतना बताना है। ठीक है, जो ये समीकरण युग्म है, क्या ये 2 चर वाला है? अगर आपको लगता है हाँ 2 ही चर वाला है तो ऑप्शन नंबर A पे टिक करो। आपको लगता है नहीं 2 चर वाला तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर B पे टिक करो। मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे ए और बी सी मतलब 2 चर वाले में 3 ये हो जाते मैम चर। अब वो तो मैं नहीं बता सकती ना, फिर तो आपको आंसर को पता चल जाएगा। सही बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा। मैम मैंने कर दिया मैम आंसर दो। ठीक है, तो फिर पोल की बात पूछना। ठीक है, पोल खत्म होने की बात पूछना, क्योंकि अभी बता दिया आपको तो फिर आंसर ही पता लग जाएगा। चलो फिर करो फटाफट से। अभी देखो तो 22 बच्चे नहीं, सॉरी 19 बच्चे क्लास में, 19 में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया। क्यों? फटाफट से करो। मालती, मोनिका, देनिका, काजल, कार्तिक मुगल जी के नाम से जो है, मौसम दोगल जी के नाम से जो है, सुरेश, नितिन, मुस्कान, गुगन, आंसर दीजिए अपना अपना सभी बच्चे। ठीक है, चलो फिर ओके करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। अब पूछो सरुति, आप क्या पूछ रहे थे? मैम मैं ये पूछ रही थी कि मतलब इस समीकरण में मैम 3 चर है, तो क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा? अब बताओ आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? मुझे तो होगा लग रहा है। देखो, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया था कि आप देख पा रहे थे कि इसमें 2 चर तो थे ही नहीं, इसमें तो 3 चर थे। तो अगर इसमें 3 चर आ गए तो इसको हम 2 चर वाला कैसे कहेंगे? तो आपने जो सवाल पूछा उसी में आपका आंसर छिपा था कि देखो, पहले में आया चर ए, दूसरा चर आया बी, और तीसरा चर आ गया सी। तो ये 2 नहीं भाई, एक वाले में 3 चर आ रहे हैं और नीचे वाले में बेशक 2 चर थे। मैं नीचे वाले को नहीं कह रही कि इसमें भी 3 है, पर ऊपर वाले में 3 चर आ गए तो हम कहेंगे जी नहीं, ये जो समीकरण युग्म है ये 2 चरों वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चर हमें दिख गया, हमें 3 चर दिख गए। तो इसलिए हम इसको साफ मना कर देंगे कि ये 2 चरों वाला नहीं, ये तो 3 चरों वाला है। बताओ, अभी जिन बच्चों ने ए पे टिक किया था, अभी के लिए आप सभी गलत हो, पर कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, मुझे बस चेक करना था कि आप कितना कितना अच्छे से कर मैम पाओगे। मैंने भी किया था। हाँ, बी तो बहुत कम बच्चों ने किया, 3 या 4 बच्चों ने, पर कोई बात नहीं, अभी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे फिर आप इस गलती को मत दोहराना, ठीक है? क्योंकि आपने देखा कि भाई इसके पास अगर हम चर की बात करें तो ए है, बी है और सी भी तो चर है, क्योंकि इसकी जगह पे कभी भी कोई चर नहीं आना चाहिए। इसकी जगह पे आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ संख्या, जैसे कि 7 आ जाए या 6 आ जाए, कोई भी बस संख्या आ जाए। पर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था सी मतलब कि चर। चर कितने हो गए? 3। तो इसकी वजह से हम इसको 2 चर वाला समीकरण नहीं कह पाए। अभी बताओ, सभी को क्लियर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया था? क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? मैम ठीक है, तो अभी तो देखो 18 बच्चों ने आंसर कर दिया था, जिसमें से 5 बच्चों ने कहा था बी और 13 बच्चों ने कहा था ए। ठीक है, तो अभी अगले क्वेश्चन में मत गलती करना। करें क्वेश्चन अगला। बस इतना पहचानना है आपने उसमें भी, ठीक है? इतना ही पहचानना है कि भाई ये कैसा है, ये 2 चर वाला है कि नहीं है, बस इतना आपने आंसर देना है। तो चलिए फिर चैट करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन अब सभी के सामने आने वाला है। पोल में इसका आंसर करना है, यहाँ से आपका पोल रिजल्ट बनना शुरू होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कि जो आपको ये दिए गए समीकरण है, क्या ये 2 समीकरण युग्म है? तो पहले समीकरण लिख लेती हूँ। पहला समीकरण है 4x जमा का 5y जमा का z बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है 2x जमा 3y जमा 8 बराबर में 0। अगर आपको लगता है कि ये समीकरण 2 चरों वाले हैं तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना। अगर आपको लगता है नहीं 2 चरों वाले नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। पोल आपको अभी नजर आ चुका होगा, फटाफट से जाओ और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो। हो गया। हो गया। ठीक है, ठीक है, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। सेम ही क्वेश्चन था मैम ये तो। नहीं, क्वेश्चन तो अलग है, देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग है। उस समीकरण कुछ और है, ये समीकरण कुछ और है। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ रखो, पोल खत्म होगा फिर आप बात करना, अभी फिर बाकी बच्चों को पता ना लग जाए फिर आंसर। ठीक है, तो चलिए 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई। अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, कौन है वो 3 बच्चे? फटाफट से आंसर करो कि अगर आपको लगता है ये 2 चरों वाला समीकरण है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये 2 चरों वाला नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे भी आप टिक कर सकते हो। नितिन मौसम जी के नाम से जो है, कार्तिक मुवल जी के नाम से जो है, काजल, मुस्कान, गुगन, नीतू, आंसर कर दो बच्चों। तो चलिए फिर करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। क्या हो गया?
क्या होगा, ए या बी? ए मैम, ए पक्का? बी पक्का मैम, मैम। पक्का। बी होगा भाई, ये कैसे हो गया? दो बी में चर वाला पूछा था ना। हाँ, पर यहाँ देखो कितने चर है, 1 2 3, यहाँ तो 3 चर आ गए, तो फिर कैसे हुआ 2 चरों वाला? तो इसलिए इसका आंसर भी बी है। इसका आंसर भी क्या है, बी। पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी कि भाई एक्स्ट्रा चर आ गया था, चाहिए ही नहीं। जब 2 चर बोला है तो चर 2 ही होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा चाहिए ना 2 से कम चाहिए, ठीक है। अगर 2 बोला है तो टोटल 2 ही चर चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर आपको उससे ज्यादा या उससे कम चर दिखते हैं तो साफ मना कर देना कि भाई ये 2 चरों वाला नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पोल में था, क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन था मैम ये पोल में। हाँ सेकंड था, बट ये असल में फर्स्ट है। अगर पोल रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा माइक ऑफ है, किसी का माइक ऑन है? क्या हो मैम गया? क्लास कट गई थी और मैं पापा का फोन आ गया था, इसलिए पोल में आंसर ही नहीं हो पाया। पहले वाला तो हो गया था मैम। तो ठीक है, आपका मैं पहले वाले के हिसाब से रिजल्ट बना दूंगी। पहला वाला ठीक किया था कि गलत किया था? ठीक किया था मैम। चलो तो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही था तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल, फिर दोबारा से क्वेश्चन पोल में करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ आप खुद ही करो, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो पोल में भी कर पाओगे। यहाँ अटक गए तो पोल में करने की दिक्कत आ जाएगी। आपको यहाँ पे 2 समीकरण नहीं दिए हैं, सिर्फ एक समीकरण दिया है। आपको बोला है 4 बराबर है 5x माइनस का 3y। इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिखिए, मतलब कि ax, मतलब कि x वाली टर्म आनी चाहिए पहले, और उसका जो साइन होना चाहिए वो होना चाहिए जमा का। एक्स वाली टर्म कैसे आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। साइन कैसा होना चाहिए भाई, जमा का होना चाहिए। उसके बाद आनी चाहिए बी वाई वाली टर्म। इसके चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का आए माइनस का आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली वाली हमेशा जमा की होनी चाहिए, ऐसी कोशिश करना, ठीक है। और उसके बाद आना चाहिए अचर पद, और उसके बाद आना चाहिए 0। तो ये आपको हर कुछ लिख के दे रखा है, मतलब हर कुछ तो नहीं बट मानक रूप में नहीं है, इसको बदल के ऐसे लिख के बताओ। हाँ बोलो। हो गया मैम। चैट में लिख सकते हो, चैट में लिख दोगे, जिसका भी हो गया चैट में लिख दो। ठीक है, अच्छा आपने कॉपी पे कर दिया। कैमरा ऑफ है बेटा सरस्वती। चलो करेक्ट है, करेक्ट है जो चैट में लिख रहे हैं। सरस्वती थोड़ा सा पास करो या दूर करो। करेक्ट है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सभी बच्चों ने। अब इसी को कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे इतना पता है और मुझे ये चीज याद भी रखनी है कि जो x वाली चीज है वो हमेशा ही जमा में रहे। क्या रहे, हमेशा जमा में रहे। जो कौन है, जो x वाली चीज है, ठीक है। तो ये अभी जमा में थी, अब मैं अगर इसको उठा के उधर भेजूं तो मैं इसको अपने आप ही माइनस का करवा रही हूँ, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ कि अगर मैं इन दोनों को उठा के अगर मैं 4 के पास भेज दूं तो मेरा 5x माइनस का बन जाएगा, 3y जमा का बन जाएगा। 3y से तो हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5x वहां जाके माइनस का बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे 5x चाहिए जमा में, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को नहीं उठाएंगे, हम 4 को उठा करके इनके पास भेज देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे और इनके पास भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरा 5x है वो जमा का ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कैसे बदला, तो इसको बदलने के लिए नीचे लिखते हैं, हमने 5x को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया और हमने माइनस के 3y को भी ऐसे का ऐसा रहने दिया, हमने इनकी जगह को नहीं बदला, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, तो बराबर का निशान
नहीं लगाना है अभी। ये 4 इस तरफ था, 4 को उठा के इधर ले आए, मतलब 3y के बाद अब हमें 4 लिखना है। 4 कैसा लिखना है? तो 4 लिखना है जमा का 4। क्यों? क्योंकि सॉरी जमा का नहीं, कैसा होगा? माइनस का 4। क्यों माइनस का? क्योंकि यहाँ पर 4 पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 के पास प्लस का निशान है। आप कहोगे लिखा तो है नहीं, तो वही तो बात है, जिसके पास कोई चिन्ह लिखा नहीं होता उसके पास हमेशा जमा का निशान होता है, हमें पता होता है। तो 4 जमा का यहाँ पर है, उठा के उधर भेजा तो माइनस का हो गया, और बराबर में हमेशा 0 लिखना है। तो इस तरह से हमने इसको इसके मानक रूप में लिख दिया, 5x का 5x माइनस का 3y और माइनस का ही 4 बराबर में 0। फिर आपको सवाल पूछा था कि इसको पहले तो इसके मानक रूप में लिखो और फिर c का मान निकाल के बताओ। तो बताओ जरा c का मान। -4 मैम। बिल्कुल -4। गलती से भी इसको 4 मत लिखना, 4 सी की जगह पे है और कैसा है? तो जी माइनस का है, इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने a1 b1 c1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही समीकरण दिया था। जब समीकरण 2 होते तब हम उसको वैसा करके लिखते, भाई समीकरण तो पर एक ही था तो हमने फिर इसको a b c करके ही लिखा नॉर्मली, ठीक है। 2 समीकरण नहीं थे तो a1 a2 b1 b2 भी हम नहीं लिखेंगे, पर ध्यान रखना क्योंकि ऐसे ही सवाल पोल में आने वाला है, फिर वहां गड़बड़ मत करना। x वाली चीज अगर जमा की है तो उसको नहीं छेड़ना है, जो बराबर के उस पार संख्या बैठी होती है उसको उठा के इधर लेके आ जाना है, ठीक है। इतना कर लोगे सभी ऐसा क्वेश्चन पोल में? बताओ हाँ या ना, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? कर लेंगे मैम। ठीक है, गलती मत करना। हाँ पूछो। मैम अगर ये प्लस का हो तो जो बराबर में, फिर इसका निशान कैसे? बराबर में प्लस का मतलब ये प्लस का ही था, देखो 4 जो है ना वो जमा का ही तो है, ठीक है। 4 यहाँ पे जमा का था, मैम माइनस का माइनस होता। अगर 4 यहाँ पर माइनस का होता, कैसा होता? माइनस का होता। तो देखो 4 क्या कर रहा है? 4 बराबर को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? इस बराबर को जो है वो क्रॉस कर रहा है। जब कोई संख्या बराबर के उस पार जाती है तो अपने चिन्ह को क्या कर देती है? उल्टा कर देती है। तो अगर 4 यहाँ पे माइनस का होता और हम इसको बराबर के उस पार भेजते तो ये जमा में बदल जाता, ठीक है। किसमें बदल जाता? जमा में। और हमारा सी कितना आता? फिर जमा का 4 आता। अगर ये माइनस का होगा तो वहां जाके इसको जमा का बनाना है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस ना हो, जमा का ही निशान हो, जमा का ही संख्या हो, तो उसको वहां पे भेज के माइनस का बना देना है, ठीक है। मतलब चिन्ह उल्टे कर देने हैं, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस। हाँ ठीक है, अब कर लोगे सभी? चलो तो फिर अभी के लिए करते हैं दोबारा, मतलब क्या साइन वाला? यस मैम। ठीक है, देखो दोबारा मैं आपको बताती हूँ। हमें इन्होंने लिख के दिया था 4 बराबर है 5x माइनस का 3y, ठीक है। अब हमने लिखना था इसको मानक रूप में, तो मानक रूप में लिखने के लिए हमने इस 4 को उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया, ठीक है। अब क्योंकि 4 यहाँ पर जमा का था, वैसे जमा का निशान इसके साथ लगा नहीं है, पर हमें पता होता है जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता उसके पास जमा ही होता है। तो 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, जमा का है। 4 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो 4 अपने चिन्ह को बदल देगा, उल्टा कर देगा। यहाँ पे जमा का है तो भाई वहां जाके माइनस का बन जाएगा, जो कि बन गया, माइनस का बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 माइनस का होता और हम इसको उठा के बराबर के उस पार भेजते तो ये 4 जमा का बन जाता। चिन्ह को उल्टा करना है, बस इतना ध्यान में रखना। माइनस का 4 अगर है उसको उस पार भेजोगे, बराबर के उस तरफ भेजोगे तो जमा का 4 कर देना। लेकिन अगर 4 जमा का ही हुआ तो बराबर में जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोई भी संख्या, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी उसका चिन्ह उल्टा कर देना, ठीक है। क्लियर है अभी? बताओ। चलो तो अभी के लिए चैट को बिल्कुल बिल्कुल चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है, समीकरण 7 बराबर है, ध्यान से देखो, समीकरण 7 बराबर है 4x माइनस का 3y, ठीक है। समीकरण आपको दे रखा है 7 बराबर है 4x माइनस का 3y। इसको मानक रूप में लिखो, मतलब इसको आपने लिखना है ax जमा by जमा c बराबर 0। इसको कहाँ लिखूं मैं, तो जगह नहीं बची, यहाँ लिख लेती हूँ।
ax प्लस by जमा c बराबर 0, इस रूप में आपने इसको लिखना है। जब आप इसको इस रूप में लिख दोगे तो आपने बताना है कि c की जगह पर कौन है, मतलब आपने c का मान ज्ञात करना है। पहले तो भाई इसको इसके मानक रूप में लिखो, और मानक रूप में एक बार लिख मैम। लोगे फिर देखना। हाँ बोलो। सी का मान बताना है बी का। सी 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 सी, ठीक है, सी फॉर कैट वाला इसमें सी। तो मैम डी लिखा है। डी लिखा है? डी मैम। अच्छा सॉरी, बी लिखा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का बिल्कुल। हाँ मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, गलत हो जाता आपका आंसर अभी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू बेटा। बी का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान? बी का मान। ध्यान रखो भाई, पहले इसको इसके मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखने के बाद बी का मान निकालो, मतलब बी जो होता है वाई के साथ। हो गया मैम। ओके, बी का मान निकालना है, बी फॉर बॉल, ठीक है। चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास है 17 बच्चे, तो 12 13 14 15 16 5 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे, और आराम से आंसर करो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चौदह बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। और अभी रहते हैं हमारे पास 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी रहते हैं। बताओ भाई किसने अभी तक आंसर नहीं किया? अंशु, सरुति, कार्तिक जी के नाम से जो है, मुस्कान, नीतू, शिव कुमार, किसने आंसर नहीं किया अभी? फटाफट से कर लो। ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, और आंसर आप सभी दे सकते हो चैट बॉक्स में। -8 मैम। देखो, सबसे पहले तो इसको हमने ठीक करना था। हमने जो है वो 4x को 4x रहने दिया, माइनस के 3y को माइनस का 3y रहने दिया, 7 को उठाया और उधर भेज दिया। 7 यहाँ पे जमा का था, उधर जाएगा माइनस का, बन जाएगा माइनस का 7 बराबर में 0। अब इसकी तुलना करनी थी आपने ax जमा by जमा c बराबर 0 के साथ, और देखना था कि b की जगह पे कौन है। तो b की जगह पे 3 है, कैसा 3 है? तो जी माइनस का 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बताओ अभी किसी को डाउट कोई? क्योंकि बहुत से बच्चों ने गलत किया है। नो मैम, नहीं इतना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, आगे आपको एक और सवाल है, तो चलिए इसको भी करेंगे। अब आपको पहले तो चैट ऑफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप जसविंदर? मैं और 2 मिनट बाद ओपन करना।
पोल 2 मिनट बाद। मैम शो होता है ना, तब मैं उस पर क्लिक करके आंसर दे देती हूँ। नहीं, जैसे जब हम आंसर शो करते हैं ना, तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखता है जो आंसर दे चुके होते हैं, ठीक है। जो बच्चे आंसर करने वाले होते हैं, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया होता, उनको नहीं दिखता। वही अब आप पोल रिजल्ट की बात कर रहे हो ना। माइक आपका ऑफ है बेटा। कर लो मैम, देख लेती हूँ मैं, चलो। जैसे देखो, जब आप आंसर वैसे होता है ना, किसी को नहीं दिखता वो जब तक आप पोल में आंसर नहीं करते। नो मैम, जैसे आप पोल ऑप्शन देते हो ना, ऑन करते हो एकदम से, तो उसमें शो होने का ऑप्शन आता है, शो पे क्लिक करके फिर मैं रिप्लाई दे देती हूँ। नहीं, ऐसे में स्क्रीन नहीं चलती। मतलब आपको आंसर शो होता है पहले ही। यस मैम। तो ठीक है, फिर मैं इसको अभी के लिए ऑफ रखूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, तो अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोला है कि दिए गए समीकरण युग्म में B1 तथा B2 का मान ज्ञात करो। B1 और B2, ध्यान देना, पहला समीकरण जो लिखा है उसी में से आपको B1 मिलेगा और दूसरे में से आपको B2 मिलेगा। इनकी वैल्यूज को आगे पीछे मत कर देना कि B2 को B1 की जगह पे लिख दिया और B1 को B2 की जगह पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। समीकरण लिख लेती हूँ पहले। तो पहला समीकरण है 2x जमा 3y माइनस का 4। 2x जमा 3y माइनस का 4 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 7y जमा का 5 बराबर में 0, ठीक है। ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को अच्छे से देखो। दोनों अपने मानक रूप में है, तो मानक रूप में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छे से देख के अपना आंसर बताओ कि B1 कितना आएगा और B2 कितना आएगा, ठीक है। आंसर सभी ने देना है पोल में। जैसे मैम अब आपने ऑप्शन पे देखा ना पोल का, ऑप्शन तो अभी नहीं दिखेंगे ना, मतलब नहीं आपने पोल पे देना, तो उसमें ओपन का ऑप्शन आ गया, मैम फिर मेरा आंसर भी चला गया ओपन करते ही। अच्छा, जैसे पोल ओपन करते हैं तो फिर आप उसको फिर आप मतलब उस पर क्लिक करके पोल में जाते हो। यस मैम। अच्छा देखो, अगर आपसे कभी वो मिस हो जाता है ना, तो आपने क्या करना है, जो 3 डॉट है नीचे, है ना, उन पे क्लिक करो, यस मैम। फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर आपको दिखेगा 1 पोल एक्टिव, फिर उस पर क्लिक करोगे तो आपको पोल दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपसे पोल रिजल्ट मिस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर मिस हो जाए कभी, तो क्या करना, ऐसे भी आप जा सकते हो कि एक्टिविटीज पे जाके पहले 3 बिंदु पे जाके, फिर एक्टिविटीज पे जाके, फिर पोल पे जाके आंसर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो शो वाला आपको हैंड रेज करते थे बच्चे, उसका आता था, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। तो चलिए फिर 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सभी ट्राई करो, कोशिश करते रहो। मैम हाँ जी, बोलो। मैम ये टॉपिक कितना रह गया? इसका एक और क्वेश्चन रहता है पोल में, फिर ये खत्म है, ओ ठीक है। क्यों, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है टॉपिक? नो मैम, मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी इसलिए। अच्छा, पर कल तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चलो देखते हैं अभी क्या बनता है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में एक बार बात कर लेंगे क्लास के बाद कि कौन कौन क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में 17 बच्चे हैं। 2 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया। कार्तिक के नाम से जो भी है, मोनिका, मुस्कान, काजल, नीतू, आंसर करो बच्चों। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो, ठीक है। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो अपने पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा था कि ये होता है a1x जमा का निशान b1y जमा का निशान c1, और ये होता है a2x जमा का निशान b2y जमा का निशान c2 बराबर में 0। तो a1 तो पूछा नहीं है हमसे, पूछा था b1 और b2। तो हम देख पा रहे हैं कि b1 की जगह पर 3 है जमा का, और b2 की जगह पे देखें तो कितना है भाई, 7 है। कैसा 7 है, तो माइनस का 7 है, ठीक है। b1 की जगह पे देखें तो 3 जमा का, और b2 की जगह पे देखें तो 7। कैसा 7, तो माइनस का 7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि लगभग सभी बच्चों का बिल्कुल सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अब इसका आखिरी सवाल भी कर लेते हैं, जिसको हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है। अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कंफ्यूज मत होना, बता दूंगी मैं आपको अच्छे से। आपको समीकरण दे रखा है कि वर्गमूल का 2 साथ में इसके x है, बराबर का निशान साथ में है 7y और माइनस का 9, ठीक है। पहले तो ध्यान से सुनो, इसमें करना क्या है, इसकी आपने तुलना, आप पहले तो आपने इसको इस रूप में लिखना है, ax जमा by जमा c के रूप में लिखना है, और a b c का मान निकालना है। आपने बताना है भाई a कितने के बराबर, b कितने के बराबर, c कितने के बराबर। करना कैसे है वो सुन लीजिए। हमारी जो x वाली चीज है वो ऑलरेडी जमा में है, तो इसको उठा के उधर मत भेजना, मना कर रही हूं मैं, इसको उठा के उधर मत भेजना। इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को बराबर के इस तरफ लेके आइए, ठीक है। तो जब आप 7y को इधर लेके आओगे तो ध्यान देना 7y यहां पर कैसा है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो कैसा बनेगा। अपना चिन्ह उल्टा कर देते हैं, 7y का चिन्ह इसके आगे लगा होगा, ठीक है। और देखो 9 कैसा है, 9 का चिन्ह उसके आगे लगा होगा। 9 कैसा है, 9 को उठा के जब उधर भेजोगे तो वो अपने चिन्ह को उल्टा कर देगा, ठीक है। 7y को पहले उधर भेजो, इसके चिन्ह को बदलो, फिर ये जो आपके पास है इसको उठा के उधर भेजो और इसका भी चिन्ह बदलो, और इन दोनों की जगह पे फिर बराबर के बाद 0 लिख दो। और फिर देखो कि भाई a की जगह पे कितना, b की जगह पे कितना और c की जगह पे कितना आ रहा है, ठीक है। पोल आपको भी नजर आ जाएगा बिल्कुल थोड़ी देर में। तब तक के लिए अपना आंसर कर लो, चूज कर लो इसको अच्छे से, किसको आप रखने वाले हो, ठीक है। हाँ जी बेटा, अगर 2x है तो x मतलब x आना भी जरूरी है। 2x नहीं है, वर्गमूल 2x है, ठीक है। x को यहीं रखो, x हमें जमा में चाहिए ना, x को यहीं रखो, x को उठा के परे मत भेजो। 7y को उठा के इधर भेजो और 9 को उठा के भी इधर भेजो। 2x वर्गमूल 2x के पास भेजो, फिर इनके चिन्ह को उल्टा उल्टा कर दो। 7y का चिन्ह कैसा है वो देखो, 9 का चिन्ह कैसा है वो देखो, बराबर के उस पार जाएंगे तो कैसे चिन्ह बना देंगे, ठीक है। वो सब देखते हुए फिर अपना आंसर आपने देना। मैम वर्गमूल हटेगा या नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हटेगा, वर्गमूल नहीं हट सकता, ठीक है। हम वर्गमूल को नहीं हटा सकते। साइन का ध्यान रखना, देखो 7 के पास कैसा साइन है, 7y के पास कैसा साइन है, वहां जाके इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, और 9 के पास कौन सा साइन है, वहां जाके इसका चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैम कौन सा टॉपिक कराओगे कल? कल तो बहुत जरूरी टॉपिक कराएंगे हम, जो आपका वो होता है ना संगत असंगत का, बीज गणित विधि करेंगे कल हम, कि ग्राफ कैसे बताओ। अभी बता दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद दिखा दूंगी क्या करने वाले हैं। तो आते मैम वो ओके, जो होता है ना a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है कि नहीं है, अगर है तो क्या होगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर है तो क्या होगा, बस वो वाला हम करेंगे कल, ठीक है। हाँ मैम वो कर ली थी हमने और वो आती है मेरे को। ठीक है, ठीक है।
तो चलिए अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब क्लास को फिर हम पोल के क्वेश्चन करने के बाद क्लास को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका आंसर दे सकते हो आप सभी चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल था भाई, मैंने आपको कहा कि वर्गमूल 2x को मत छेड़ो, इसको भाई ऐसे का ऐसा ही रहने दो और 7y और 9 को इधर लाओ। अच्छा बताओ 7y इधर आएगा तो कैसा बनेगा? माइनस माइनस का का 7। माइनस का, बिल्कुल। और माइनस का 9 इधर आएगा तो कैसा बनेगा? प्लस का। प्लस का का 9। मैम प्लस का 9 बराबर में 0। तो ए की जगह पे आ गया वर्गमूल 2, बी की जगह पे -7 और सी की जगह पे 9, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर ई में है, जो कि आप में से बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो बस ये था आज की क्लास के लिए। अब हम करेंगे अपना जो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में भी सभी ने आना है।